सबसे पहले तो आप लोगों को आरजेएस मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों ने इस टफ कंपटीशन में 44 सीट्स थी, उसमें कई सारे कैंडिडेट्स 600 के आसपास कैंडिडेट जो है वो पास हुए थे। उन कैंडिडेट से हेल्दी कंपटीशन करके और 136 जिनका अल्टीमेटली इंटरव्यू कॉल हुआ उसमें जगह बनाई, वाकई तारीफ़ काबिल है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरीके का प्रदर्शन जो है इंटरव्यू में भी करें और फाइनल जो लिस्ट 44 आए उसमें अपनी जगह बना सके, फाइनली सेलेक्ट हो पाए आप आरजेएस के रूप में। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। जहाँ तक बात इंटरव्यू की है, 2 स्टेज आपने कंप्लीट कर लिए। पहले प्रीलिम्स किया, देन मेंस किया। प्रीलिम्स में क्वेश्चन था सामने, 4 ऑप्शन थे, उसमें से कोई एक ऑप्शन, 4 या 5 जो भी थे, उसमें से एक ऑप्शन चुनना था। मेंस के अंदर आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर दे दिया। भाषा का टेस्ट भी आपने जो है प्रीलिम्स के अंदर ग्रामर का टेस्ट दे दिया आपने, मेंस में हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे का टेस्ट दे दिया। तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने आपका लॉ का नॉलेज चेक कर लिया है और आपका भाषा का नॉलेज भी चेक कर लिया है प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइन इफेक्ट से। अब वो जो टेस्ट करने वाले हैं आपके इस तीसरे स्टेज में इंटरव्यू के अंदर, जो आपका ओरल एग्जामिनेशन है, क्या है? ओरल, मौखिक परीक्षा है। इसी पर्पज से एलएलबी के एग्जाम के अंदर आपका क्या रखा जाता है? वाइवा रखा जाता है। हर ईयर में एक सब्जेक्ट पे आपका वाइवा जो है वो होता है। लीगल एड पे हो सकता है, मूट कोर्ट वाले में हो सकता है, अदरवाइज भी किसी सब्जेक्ट के साथ वाइवा रहता है। उसका पर्पज़ भी यही है कि आप आगे जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो आप ओरल जो है वो एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहें, आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने के लिए रेडी रहें। वो आपकी प्रिपरेशन है, पूर्व तैयारी है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने वाइवा वॉक का भी जो है वो ऑप्शन रखा है वहाँ आपके एलएलबी के दौरान भी। इस स्टेज पे जो है इंटरव्यू के स्टेज पे आपका जो है एक तो कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा, धैर्य आपका कैसा है, विश्वास आपका कैसा है वो टेस्ट होगा। दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। 2 टेस्ट होंगे आपके। आपका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी, ये टेस्ट की जाएगी, और कॉन्फिडेंस कैसा है, पैसेंस कैसा है आपके अंदर, ये भी है वो टेस्ट किया जाएगा। और उस टेस्ट करने के अंदर व्यक्तित्व आपका जो टेस्ट होगा या कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा वो कैसे करेंगे? वो एक तो क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्न जो आपसे पूछेंगे उन प्रश्नों का जो आप उत्तर देंगे उनके माध्यम से टेस्ट करेंगे। उत्तर आपका सही है या गलत है ये उनको नहीं टेस्ट करना है। प्रश्नों के उत्तर तो उन्होंने टेस्ट कर लिए प्रीलिम्स और मेंस में। अब वो देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है ऑल ओवर, है ना, क्या ये जज के रूप में फिट है, क्या इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की शक्ति है, क्या इसमें वकीलों को सुनने की और सुनने के बाद पेशेंसफुली डिसीजन देने की है वो पावर है क्या, उस बात को चेक करेंगे वो प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से। उत्तर में आप कैसे बोलते हैं, हड़बड़ाहट तरीके से वो बोल रहे हो, नर्वस होके बोल रहे हो, या कॉन्फिडेंस के साथ है वो बोल रहे हो, जितनी बात आ रही है उतनी बोल रहे हो, या हवा में तीर लगा रहे हो, आप आ भी नहीं रहा, इधर उधर की बातें हैं वो कर रहे हो आप। तो ये चेकिंग। उसके साथ साथ जो ही आपकी इंटरव्यू जो हॉल होगा या इंटरव्यू रूम होगा उसके अंदर एंट्री जो है, एंट्री से लेके और इंटरव्यू देके बाहर निकलने तक की हर एक चीज़ आपकी नोट की जाएगी। आपने एंट्री कैसे की, एंट्री करने के बाद फर्स्ट आपका आई कांटेक्ट हुआ इंटरव्यू बोर्ड के साथ, आपने इंटरव्यू बोर्ड को एड्रेस या नमस्कार या उनको कोई रेस्पेक्ट या सम्मान दिया, या ऐसे ही जो है वो अक्कड़ में चल पड़े और कुर्सी तक पहुंच गए, ये नोट किया जाएगा। चलने की आपका तरीका कैसा, ये भी नोट किया जाएगा। आप जो है वो दूल्हे राजा की तरह है वो चल रहे हो, या छलांगे लगा रहे हो, या बिल्कुल है वो बैलेंस चल रहे हो, एक प्रूडेंट मैन की तरह जो है, एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह है वो चलते। एक ऑफिसर होने के नाते आपका चलने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या आप उसको फॉलो करो, ये भी नोट किया जाएगा। देन आप वहाँ पहुँचोगे कुर्सी के पास तो सीधे ही जैसे खाने पे बुलाए हुए हो ना वैसे बैठ जाओगे आप, या उससे पहले भी जो है वह आप उनसे परमिशन वगैरह है वो लेंगे, ये भी नोट किया जाएगा।
परमिशन लेने के बाद आपका बैठने का तरीका कैसे है, आप जो है अचानक कुर्सी पे बैठ गए या धीरे धीरे जैसे एक है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें वो बैठना है, उसके आगे जस्ट आगे हो सकता है कोई टेबल भी रखी हुई है वो होगी या नहीं भी हो सकती, दोनों बातें, नहीं भी हो, मोस्ट ऑफ नहीं होती बट हो भी सकती है टेबल। तो आप क्या उस कुर्सी को थोड़ा सा पीछे खिसका के और सही पोज लेके आराम से बैठते हो, या जल्दबाजी में इधर टेबल को बहुत ज़ोर से धक्का दे रहे हो, कुर्सी को ज़ोर से धक्का दे रहे हो और फिर बैठ रहे हो। ये सब बातें नोट की जाएगी आपकी। बैठने के बाद जो आपका बैठने का तरीका है वो भी देखा जाएगा, कैसे बैठे हो आप, किस मुद्रा में बैठे हो, वो आपको बताएंगे आगे, आगामी क्लासेस होगी उसमें बैठने का तरीका भी आपको है वो सिखाया जाएगा, आंसर देने का तरीका भी सिखाया जाएगा। आंसर देने का मतलब बोलना क्या है ये तो पहले ही, बट बोलते समय अपने को हाथों पे, माइंड पे, पैरों पे, इन पे कंट्रोल कैसे रखना है ये भी आपको है वो बताया जाएगा। फिर कोई प्रश्न पूछा उसमें आप ब्लैंक हो गए, ब्लैंक होने के बाद आपका रिएक्शन क्या है ये भी वो डिमोरल करने की कोशिश करेंगे आपको। दोनों प्रकार के बोर्ड मिल जाएंगे आपको मोटिवेट करने वाले बोर्ड भी मिल जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले भी, शुरू में हल्की हल्की चीज़ें आपके फैमिली के बारे में, आपके खुद के बारे में पूछे, ऐसे भी मिल सकते हैं, और अटैकिंग मोड वाले भी मिल सकते हैं, जाते जो है ऐसी चीज़ें पूछनी स्टार्ट कर ली जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उसमें कैंडिडेट डिमोरल हो सकता है। तो दोनों तरीके से डिमोरल होने के बाद भी आप क्या पेशेंस, 5-7 क्वेश्चन पूछे आपसे नहीं आए आंसर, क्या आपने धैर्य खो दिया, क्या विश्वास खो दिया, या आप अभी भी मैदान में डटे हुए हो कि नहीं 5-7 भले ही नहीं आए, अब अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं अच्छा कर लूँगा या अच्छा कर लूँगा, ये भी चेक किया जाएगा आपका इंटरव्यू चल रहा है, इस दौरान चाय भी आ सकती है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, चॉकलेट वगैरह भी है वो हो सकती है, कॉफ़ी या नाश्ता भी आ सकता है, पानी भी आ सकता है, वो आपसे कह सकते हैं कि आप चाय लीजिए, आप कॉफ़ी लीजिए, आप पानी लीजिए, चॉकलेट लीजिए। चॉकलेट तो वो लास्ट में देते हैं, हाँ, जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और आप निकलने वाले होते हैं तब वो जो है आपको चॉकलेट देके या वो रवाना करते हैं, इस पॉजिटिविटी के साथ कि आप रिजल्ट आने तक है वो इंतज़ार करिए, चॉकलेट के रूप में सकारात्मक रिजल्ट आ सकता है। खैर बीच में चाय कॉफ़ी के लिए तो अपने को मना ही करना है कि सर मैं लेके आया हूँ या मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कहना है, अपने को उनकी बराबरी है वो नहीं करनी है, उनके बराबर बैठ के अभी पीने जैसी स्थिति में हम आए नहीं हैं। सिलेक्शन के बाद जब हम मिलने जाएंगे और यदि वो चाय पिलाएंगे तो हम पी लेंगे, बैठ भी जाएंगे, बट अभी हम स्टूडेंट की कैपेसिटी में, एक इंटरव्यू कैंडिडेट की कैपेसिटी में, तो मेरे हिसाब से तो आपको अपना चाय कॉफ़ी वगैरह सब लेके ही जाना चाहिए वहाँ पे। तो सर थैंक यू, आई एम कंफर्टेबल, या मैं लेके आया हूँ, जैसा भी है, तो आपको लेना नहीं है। चॉकलेट ज़रूर लेनी है, चॉकलेट यदि वो लास्ट में देते हैं तो उसको लेना है, उसको मना नहीं करते। वो जिस तरीके से पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को देते हैं, तो टीचर है या इंटरव्यू बोर्ड है वो हमारे लिए सामान्य वो बच्चों को दे सकते हैं, तो लेना चाहिए, उसमें मना नहीं करना है अपने को। चाहे आप खाओ या हाथ में लेके आप आ गए, बाहर आके परिवार के किसी सदस्य को ला के दो या जैसा भी जेब में डाल के रखो, बट मना नहीं करना है उसका। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, डिफर भी कर सकती है किसी की राय मेरे से। तो ये सब चीज़ें जो है, इन सब में वापस जब कुर्सी से उठ के रवाना होंगे, रवाना होने से लेके और गेट तक पहुंचने तक आपका चलने का तरीका क्या है, गेट बाहर निकलते समय आपने कैसे खोला है और बंद कैसे किया आपने, यहाँ तक की सब चीज़ें नोट की जाएगी आपकी। गेट खोलने का तरीका मैटर करेगा, क्या बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, वो गेट का हैंडल इधर लगा हुआ है आप कहीं और हाथ डाल रहे हो, है ना, ये भी देखा जाएगा। या आप एकदम जैसे कैद में से निकल के आते हैं ना, वैसे खींच के और वो हिरासत से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत आरामदायक तरीके से गेट को है वो धीरे धीरे खोलते हो कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ना आए, और बाहर निकल के भी जो है वो धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं कि ताकि वो ज़्यादा भड़बड़ाए नहीं, उनको जो है इनकन्वीनियंस कॉज ना हो। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है वो मेरी राय में नोट की जाएगी। इन सब चीज़ों में कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, बिहेवियर चेक किया जाएगा, आपका व्यवहार कैसा है, क्या आप जज के रूप में फिट है, सूटेबल है या नहीं, उस सूटेबिलिटी को देखने के लिए ये सभी चीज़ें नोट की जाएगी। केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं, एंट्री से लेके और बाहर निकलने तक का आपका हर व्यवहार, हर आपका जो है एवरी बिहेवियर जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा नोट किया जाएगा।
तो इन सब में जो है वो आपका व्यक्तित्व देखेंगे, वो आपका जो है कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपका पैसेंस है वो देखेंगे, और वो आपको अच्छा रखना है, व्यक्तित्व भी अच्छा रखना है और पैसेंस भी अच्छा रखना है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रखना है। अब जहाँ तक बात व्यक्तित्व की है, ये एक दिन में तो चेंज भी नहीं हो सकता और कृत्रिम हम बन भी नहीं सकते। कितने भी बनने की कोशिश करेंगे यहाँ वहाँ जब जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, हम अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, जो हमारा नेचुरल अंदाज है उस अंदाज में आ जाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें तो व्यक्तित्व तो अब जो जिसकी जितनी एज होगी, जितना जो डेवलप कर सकता था लगभग वैसा ही करेगा। बट क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, इस पर हम आगामी क्लासेस के अंदर जो है वो चर्चा करते रहेंगे। इन दो बातों के अलावा जो है, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? अब ओके। इन बातों के अलावा एक डॉक्यूमेंटेशन, आपका बायोडेटा जो है वो आपको तैयार करना है। जितनी भी आपकी 10th से लेके और अभी तक जो भी आपने किया है, LLB देन LLM या DCLL और कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह, उन सब की ओरिजिनल मार्कशीट और 10th और 12th का जो आपका जो है वो बोर्ड सर्टिफिकेट भी, जहाँ बोर्ड सर्टिफिकेट आता है RBSC वगैरह में वहाँ बोर्ड सर्टिफिकेट, और जहाँ CBSE में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ही आता है तो उसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो मार्कशीट के रूप में भी काम आ जाएगी सेम डॉक्यूमेंट, और सर्टिफिकेट के रूप में भी आ जाएगा। 10th 12th के अलावा ग्रेजुएशन आपकी, LLB के अलावा आपने BA BSc BCom एटसेट्रा कुछ कर रखा है, BBA, दो उसकी मार्कशीट्स तीनों सालों की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट्स, प्लस ओरिजिनल डिग्री मिल गई है तो ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री उसकी। सिमिलरली LLB की आपकी तीनों सालों की या 5 ईयर कोर्स किया है तो 5 ईयर्स की जो है या सेमेस्टर वाइज जो भी है मार्कशीट्स, वो आपकी सभी मार्कशीट ओरिजिनल, और जो है वो डिग्री आपकी ओरिजिनल मिल गई है डिग्री आपको तो ओरिजिनल, और जिनका अभी LLB कंप्लीट हुआ है 2025 में, 2024 में, 2023 में अभी तक डिग्री नहीं आई है तो वो प्रोविजनल डिग्री लेंगे कंसर्न यूनिवर्सिटी से। ये पहले से आपको करना होगा, टाइम हो सकता है, अभी तो हाई कोर्ट ने डेट डिक्लेयर नहीं की आपकी इंटरव्यू की, बट मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू ले लेंगे, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। डर तो मुझे ये भी था कि 26-27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में भी ले सकते हैं, और वो डर अभी भी बैठा हुआ है, बट वो मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में इंटरव्यू लेने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी, तो समय कम है हमारे पास, 15 दिन है मुश्किल से, तो इस 15 दिन में इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ भी देने हैं, और डॉक्यूमेंट भी सारे इकट्ठे करने हैं, और ड्रेस भी, अगला बिंदु अपना ड्रेस है। तो डॉक्यूमेंट में ये सब जो मैंने ये तो बताए जो एकेडमिक आपके हैं, इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में, जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल है आप, चाहे वो SC में, चाहे वो ST में आप, चाहे OBC में, EWS में, MBC में, या फिजिकल हैंडीकैप वाली कैटेगरी में, कहीं पे भी आप फॉल होते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। इसके अलावा जो राजस्थान के हैं और जो ये इन रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं उनको बोनाफाइड भी चाहिए, मूल निवास जो है राजस्थान का वो भी चाहिए आपको। फिर यदि कोई मैरिड कैंडिडेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, विवाह का जो है रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जो है, जो भी पंचायत या म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस अथॉरिटी के पास पावर है इशू करने की, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। ये कुछ और एक और डॉक्यूमेंट रह गया, लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ से आपने LLB किया है या LLM लास्ट आपका जो भी हुआ एकेडमिक साइड में, वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट, अंतिम शिक्षा संस्थान जहाँ से आपकी पढ़ाई हो रही है अभी या हो चुकी है, वहाँ का एक आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, और 2 रिलायबल पर्सन का करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा 2 विश्वसनीय प्रश्न व्यक्ति जो है, विश्वसनीय व्यक्ति का मतलब कोई गेस्टेड ऑफिसर होना जरूरी नहीं है, गेस्टेड ऑफिसर भी हो सकता है, अदरवाइज देन गेस्टेड ऑफिसर भी हो सकता है, सरपंच भी जो है वो रिलायबल पर्सन है, एक म्यूनसिपलिटी का जो पार्षद है वो भी रिलायबल पर्सन है, और कोई भी जो है फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड से अदर देन भी वो भी अब वो विश्वसनीय व्यक्ति है वो माना जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने, आप नोट कर ले, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई आपको। ऑलरेडी जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा है उनके तो सारे तैयार होंगे,
बट जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इंटरव्यू उन सबको ये डॉक्यूमेंट देखने होंगे। स्पेशली कोई यूनिवर्सिटी दूर है तो आपको प्रोविजनल डिग्री के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ये लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस वगैरह के, ये यदि नहीं बने हुए तो 5-7 दिन तो इनको बनने में लग जाते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होता है ई मित्र वगैरह पर इनका बनने के लिए जो प्रोसेस दे रखा है, और ऑफलाइन भी बन जाते हैं, वो डायरेक्ट यदि कोई तहसील वगैरह में अप्रोच हो तो ऑफलाइन भी बन जाते हैं। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने, वैसे तो हाई कोर्ट आपको जो इंटरव्यू लेटर इशू करेगा उसमें लिख देगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चाहिए उनको, या जनरल इंस्ट्रक्शन डाल देंगे 1-2 दिन में तो उसमें बता देंगे। बट मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल और जो है और उनकी 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड जो है 2 सेट में जो है 2 अलग अलग सेट जो है हर डॉक्यूमेंट के, ये सब है वो आपको अपेक्षित होंगे। एम्प्लॉय ऑर्डर तो यदि एम्प्लॉयमेंट में है तो, यदि कोई पहले से जॉब में है तो हो सकता है कि उसमें जो है वो कोई सर्टिफिकेट, ऐसा ध्यान में नहीं है मुझे। एनओसी ही होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही होता है शायद, कि हमें कोई आप, और वो तब होगा कि जब उन्होंने फॉर्म भरने से पहले कंसर्न डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी, वो यस एनओसी तभी दी जाएगी जब फॉर्म भरने से पहले उन्होंने कंसर्न विभाग से जो है तब तो मेंस के स्टेज पे जहाँ कहीं और आवश्यक था वहाँ कहीं आपने पहले परमिशन ले लिए। एनओसी तो नहीं मांगे बट परमिशन तो है ना, बिना परमिशन के तो मुझे, हाँ खैर ठीक है, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे। मैंने तो अभी तक जो देखा है उसमें विभागीय, हाँ नई आई है तो देख लेना आप, विभागीय परमिशन ली जाती है फॉर्म भरने से पहले। इवन आप एलएलबी में एडमिशन भी ले रहे हो तो उससे पहले भी विभागीय परमिशन है, वो डिपार्टमेंटल परमिशन है, वो आवश्यक होती है। ड्रेस कोड हाई कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है, या अभी जनरल इंस्ट्रक्शन में बता देंगे। पिछली बार का कोई नोटिफिकेशन देख लेना, या गौरव के पास किसी के पास होगा तो मैं अभी ग्रुप में, हाँ ग्रुप पिछली बार वाला डॉक्यूमेंट वाला भी और ये दोनों आप इसमें ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि जो नए बच्चे हैं पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके नॉलेज में आ जाएगा। ड्रेस कोड में जो कुछ भी निर्धारित है, सलवार सूट है, साड़ी है, या एडवोकेट वाली अपनी जो है वो ड्रेस है, उसके ऊपर कोट है, टाई है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो देख सकते हैं आप। और गर्ल्स कैंडिडेट वगैरह जो है पिछली बार जिन्होंने इंटरव्यू दिया था बहुत सारे उनके सक्सेस स्टोरी के रूप में वो दे रखे हैं, या अदरवाइज भी किसी के नंबर चाहिए तो मैं 2-4 नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर लेंगे कि किस ड्रेस में आप जो है वो इंटरव्यू दें। वैसे मैं साड़ी को प्रेफर करूँगा यदि साड़ी में कंफर्टेबल हो, आप साड़ी में कंफर्टेबल हो तो गर्ल्स के केस में मेरी राय है कि आप साड़ी में जाइए। ड्रेस कोड के अलावा आप देखेंगे आपको मॉक इंटरव्यू जो देने हैं यहाँ कोचिंग के अंदर, कई बच्चे मॉक इंटरव्यू देने नहीं आते, कई बच्चे है ना, या एकाध देते हैं, तो मैक्सिमम देने चाहिए जो भी कोचिंग उपलब्ध करवा सकता है, 2, 3, 4 एटलीस्ट 2 तो देने ही चाहिए। 3 या 4 की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको मैक्सिमम 4 तक भी देने चाहिए। और जिस दिन मॉक इंटरव्यू देने आओ तब आप कैजुअल ना आए, आप बिल्कुल उसी ड्रेस कोड में आए जिस क्रॉस ड्रेस कोड में आप रियल इंटरव्यू देने जाएंगे, ताकि आप में जो रियल इंटरव्यू वाला फीलिंग आ सके, जो वास्तविक इंटरव्यू आप फेस कर रहे हैं उसकी फीलिंग आ सके। इसलिए प्रॉपर ड्रेस में मेरा सजेशन है कि आपको देना चाहिए, ताकि हम लोग जो है उस ड्रेस को देख के भी आपको कोई सजेशन दे सकें कि आप क्या जो है वो ड्रेस जो है वो आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, या इसको और कैसे अपन रख सकते हैं, बटन बंद रहने चाहिए या खुले रहने चाहिए, आदि जो चीज़ें हैं जैसी स्थिति है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और मॉक इंटरव्यू देने से जो है हो सकता है कुछ कैंडिडेट को हेजिटेशन हो सकता है स्टार्टिंग में, एक आध फर्स्ट मॉक में हेजिटेशन हो सकता है, धीरे धीरे आपको वो कॉन्फिडेंस लेके आएगा। और ये तो टेस्ट ही कॉन्फिडेंस का है, मॉक इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एक आध मॉक इंटरव्यू में हो सकता है फर्स्ट मॉक इंटरव्यू देंगे तो आप थोड़े से कुछ क्वेश्चन पहली बार सुनोगे
तो क्वेश्चन को सुन के डिमोरल होने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपके क्वेश्चन के आंसर का टेस्ट नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये टेस्ट आपके पर्सनालिटी का है, ये टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस का है। भले ही 2-4 सवाल नहीं आए तो सॉरी सर है ना हमारे पास, सॉरी सर, सॉरी मैम, ये हम कह सकते हैं। और 2-4 क्वेश्चन में तो बोलना ही बोलना है। बॉस इज ऑलवेज बॉस। जो है सामने जो बैठे हैं वो हमारे से सीनियर है, हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, हमेशा रेस्पेक्टेबल है, ताकि उनको भी लगे कि नहीं मैंने 1-2 क्वेश्चन में तो अटकाया कम से कम इस कैंडिडेट को, है ना। तो इसलिए जो है जिसमें नहीं आ रहा है सॉरी सर बोलना है, तुक्का नहीं मारना है। कोशिश करें कि तुक्का नहीं मारना है। जैसे मेरी पर्सनल आदत है, मैं खुद भी तुक्के मार लेता हूँ, बट मेरी इस हैबिट को आपको अडेप्ट नहीं करना है ना। बाकी हमें जो है सार सार लीजिए और थोथा दे उड़ाए। जो अच्छाई आए उसको ग्रहण करना है, कोई खराब बात है तो उसको हमें छोड़ना है, उसको नहीं लेना। मैं जनरली मार देता हूँ तुक्का, मैंने हमेशा मारे हैं जब भी इंटरव्यू दिए। अभी रिसेंट पिछले 2 इंटरव्यू भी 2024 में जेल और असिस्टेंट प्रोफेसर के दिए, तो 1-2 क्वेश्चन जहाँ मुझे 19-20 लग रहा था तो मैं कॉमन सेंस से आंसर है वो दे देता हूँ। हाँ, हालांकि मेरे पास काफ़ी लंबा अनुभव है। 2007 में मैंने LLB में एडमिशन लिया था, 2025 एंड हो रहा है, तो लगभग 19 साल का मेरे पास लॉ का अनुभव है। तो उस अनुभव से कुछ चीज़ें निकल के आ जाती, कहीं न कहीं सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई है, वो अचानक है वो आ सकती है। तो वो हो सके आप फ्रेशर्स है या आपने जितना अभी पढ़ा है पिछले 5 साल में, 7 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे, तो कोशिश करें कि अपने को तुक्का नहीं मारना। सिंपल सा सॉरी सर या सॉरी मैम बोल देना, ताकि हम अगले सवाल के लिए प्रिपेयर हो रखें है वो माइंडली। नहीं तो फिर 1-2 में तुक्के मार दिए तो आगे भी फिर क्या है कि हड़बड़ाहट सी है वो रहेगी। फिर जहां से भी आपकी स्कूलिंग हुई है, यूनिवर्सिटी हुई है, पिछला जो इंटरव्यू था 2024 का, उसमें इन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया था और ये इस बार फिर चेंज कर ले। ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार 2024 में जो अडेप्ट किया था वही इस बार अडेप्ट करे। पिछली बार 24 का मेंस आप देखोगे, इस बार का मेंस अलग था, पिछली बार का प्रीलिम्स और इस बार का प्रीलिम्स अलग था, तो ये कुछ अलग भी कर सकते हैं। बट हम यदि पिछली बार के इंटरव्यू को देखें तो इन्होंने उस जगह के सवाल नहीं पूछे जहां से आपकी स्कूलिंग हुई थी, जहां से आपकी यूनिवर्सिटी हुई थी और जहां आपका होम डिस्ट्रिक्ट था। इस जगह से किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा। हो सकता है कि उनके पास होम डिस्ट्रिक्ट जाता ही ना हो, होम डिस्ट्रिक्ट जाता ही ना हो, एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। गृह जिला आपका क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ही उनसे सीक्रेट रखी जा सकती है ताकि बायसनेस ना हो। हाँ, तो ये वन ऑफ द रीजन। बट इससे पहले आप 2022 और पुराने इंटरव्यू हाईकोर्ट्स के देखेंगे तो वो गृह जिले से ही क्वेश्चन पूछते थे और जहाँ से स्कूलिंग यूनिवर्सिटी हुई है उससे क्वेश्चन पूछते। बट पिछली बार का छोड़ के इस बार ट्रेंड फिर चेंज कर ले। आपसे पूछ सकते हैं आपकी 10th कहाँ से हुई, तो आप रिप्लाई देंगे कि सो एंड सो स्कूल एंड सो प्लेस से हुई। अब उस स्कूल का जो नाम है, कोई महात्मा गांधी स्कूल है, कोई जवाहरलाल नेहरू है, या अन्यथा कोई है वो गंगा सिंह नाम ऐड है, जयनारायण व्यास ऐड है उसके साथ, या अन्यथा कोई और नाम भी है वो हो सकता है, और प्लेस का नाम भी। तो उस प्लेस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें, मोनूमेंट्स वगैरह, कुछ आर्ट्स वगैरह जो फेमस है, ड्रामास, डांसेस वगैरह, वहाँ के फेस्टिवल्स, तो वो पूछ सकते हैं वो लोग। और स्कूल जिस पर्सनैलिटी के नाम, जिस व्यक्तित्व के नाम की है, उस व्यक्तित्व के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। 2-4 चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पूछ सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में पूछ सकते हैं, जयनारायण व्यास जी के बारे में पूछ सकते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में पूछ सकते हैं, और भी किसी वो महाराजा सूरजमल के बारे में पूछ सकते हैं, सूरजमल यूनिवर्सिटी से कोई है तो उस स्कूल और जगह जहाँ है, जिस जगह हुई वहाँ से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। अब हम अगली स्टेज पे आए, ग्रेजुएशन आपकी BA, BSc, BCom या अदरवाइज कोई 3 ईयर वो कोर्स जो है जहाँ से भी किया है, उसमें भी वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी और जगह, वहाँ से कोई प्रश्न आ सकता है। और सब्जेक्ट से भी प्रश्न आ सकते हैं। या आपने उसके बाद LLB कर दिया, अब आप RJS का इंटरव्यू दे रहा हो, बट यदि इंटरव्यू पैनल में से कोई साइंस का एक्सपर्ट है, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि रहा हुआ, किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड रहा हुआ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी आदि, किसी का और कोई सब्जेक्ट BCom में वो रहा हुआ है, किसी हाईकोर्ट जज का, तो आपके जो BA के, BSc के, BCom के सब्जेक्ट है, कोई बेसिक सवाल, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बेसिक कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।
हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, ऐसा कोई पूछा जा सकता है। इतिहास का जनक जो भी, हेरोडोटस या अन्य था, जो कुछ भी है ऐसा पूछ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस से कोई आ सकता है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा, प्लेटो है या अरस्तु है या अन्य था कोई है, ऐसी कोई बात आपसे पूछी जा सकती है। सोशियोलॉजी से ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपसे। उस सब्जेक्ट के अलावा आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी जहां से आपने अपना LLB, BCom, BSc आदि किया, वो किस एक्ट के अंदर स्टेब्लिश किया गया, वो कोई एक्ट का नाम भी एक्सेप्शनली मुझे ध्यान में एक आध कैंडिडेट से ऐसा पूछा गया, किस एक्ट के अंतर्गत है वो स्टेब्लिश की गई। गुजरात का भी मुझे ध्यान में, निर्मा यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट था GJS का या यहाँ राजस्थान का इंटरव्यू दे रहा था, तो उससे पूछा गया कि ये निर्मा यूनिवर्सिटी किस एक्ट के अंतर्गत स्टेब्लिश की गई। तो इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। तो यदि आप पता लगा सके अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इस एक्ट के अंतर्गत स्टेब्लिश की गई, तो वो एक्ट आप आता है तो ठीक है, नहीं तो सॉरी सर, कोई इस प्रश्न के उत्तर नहीं देने से आपका सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर देने से आपका सिलेक्शन हो नहीं जाएगा। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। चीज़ें जब आपको आएगी ना, पूछेंगे और आप है वो राइट आंसर देते जाएंगे, जो आप सेल्फ है वो बूस्टअप होते जाएंगे, मोटिवेट होते जाएंगे, तो उसके लिए ये जरूरी है। अब आपने LLM कर रखा है, यदि मास्टर ऑफ लॉ है ना, तो LLM की जो आपकी ब्रांच है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, टॉर्ट एंड क्राइम है, बिजनेस लॉ है, और कोई कॉर्पोरेट लॉ, मर्केंटाइल लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, या और भी कोई ब्रांच, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा कोई उपलब्ध है, जिस ब्रांच में आपने LLM कर रखा है उस ब्रांच से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू उस LLM का जो आपका स्पेशलाइजेशन है जिस सब्जेक्ट में, उस पर चल सकता है। जिसका बिजनेस लॉ है उससे बिजनेस लॉ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिनका ह्यूमन राइट्स है उनको मेरा सजेशन है कि वो मैग्ना कार्टा से लेकर आज तक का जितना भी ह्यूमन राइट का डेवलपमेंट है वो पढ़ लें। 1215 में ब्रिटेन के अंदर जो है वो मैग्ना कार्टा नाम का एक डॉक्यूमेंट जो राइट्स ऑफ सिटीजन के रूप में लाया गया था, वहाँ से लेकर आज तक का जो डेवलपमेंट है ह्यूमन राइट्स का, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में प्रोविजन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, चाहे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है 1993, चाहे वो आपका UN डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट 1948 है, और चाहे कन्वेंशन है सिविल एंड पॉलिटिकल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ह्यूमन राइट्स वगैरह 1966 के जो कन्वेंशन है या प्रोटोकॉल्स है, प्रसंविधा कोवेनेंट्स, नॉट अ कन्वेंशन, कोवेनेंट्स प्रसंविधा है 1966 की, और इवन UN चार्टर भी, UN चार्टर जो 1945 है उसमें भी कुछ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है वो प्रोविज़न है वो दे रखे हैं। तो ये सब आपको फ्रांस, अमेरिका एटसेट्रा के अंदर जो है ह्यूमन राइट किस तरीके से है वो डेवलप हुए, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रहना। आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो मैग्ना कार्टा से लेके और लास्ट तक, आज अभी रिसेंट कोई ह्यूमन राइट पर डिसीजन है वहाँ तक हो सकता है। टॉर्ट एंड क्राइम वाले जो लोग हैं, क्राइम में जो 3 न्यू एक्ट्स आ गए हैं, ये BNS, BNSS और BSA, इनमें स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस वगैरह जो है, डिजिटल जो सिस्टम है उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ या यूटिलाइजेशन के जो प्रोविजंस आए उनको बहुत अच्छे से देखें आप लोग। और इनके साथ साथ जो है जो स्टेजेस ऑफ क्राइम्स है, कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, BNS में ऑफेंस अगेंस्ट वीमेंस एंड चिल्ड्रंस है, ये वाला जो पोर्शन जनरल एक्सेप्शंस है, ये आपको अच्छे से है वो तैयार करना। एक एक डेफिनेशन रटने की या वो ज़रूरत नहीं है, वो आपने कर लिया, मेंस में कर दिया, लिख लिया। अब तो आपको कोई बेसिक बात पूछेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे रॉबरी की डेफिनेशन बताइए, ये आपसे नहीं पूछेंगे। वो ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉमन इंटेंशन, जो कॉमन इंटेंशन है या सामान्य आशय, उसके लिए जो 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है 34 IPC या 35 BNS, इसके एडिशन में वो बताने हैं आपको, प्री अरेंज्ड प्लान एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना, पूर्व नियोजित योजना और जो है वो सक्रिय भागीदारी। तो वो 2 बातें जो है आपको क्रक्स में बतानी, न तो 34 बताना, न 35 बताना, न महबूब शाह जजमेंट बताना, न वारेंद्र कुमार घोष वगैरह जजमेंट बताना है। तो
तो इस तरीके से कोई बेसिक बात जो है, या डिफरेंस क्या कॉमन इंटेंशन ऑब्जेक्ट, इसमें कोई एनी टू डिफरेंस बताइए, कोई दो अंतर बताइए, ऐसी कोई बेसिक बात आपसे पूछी जा सकती है। टॉट के अंदर टॉट की अच्छी स्टडी करके जाए। पिछली बार भी जिनका टॉट एंड क्राइम में स्पेशलाइजेशन था, टॉट से बहुत सारी बातें पूछी गई, जो हमने यहाँ मॉक इंटरव्यू में पूछी थी या क्लासेस के दौरान जो मैंने बताई थी, वो हुबहू पूछ ली गई थी वहाँ। इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, स्टेट लाइबिलिटी, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मीनिंग ऑफ टॉट, रेस इप्सा लोकेटर, स्टीवेंसन वर्सेस डॉल्गू या डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन केस, इस तरीके की बहुत सारे सोवरेन इम्यूनिटी रूल, तो टॉट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें वो आप अच्छे से, जिनका भी स्पेशलाइजेशन है वो एक बार कम से कम इतनी चीज़ों को तो वो देख लें। यूबी जस, ईबी रेमेडियम आदि जो टॉट के जो है वो प्रिंसिपल है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो तैयार करनी है। बिजनेस लॉ जिनका भी स्पेशलाइजेशन है, बिजनेस लॉ का मीनिंग तैयार कर ले। बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ या मर्केंटाइल लॉ में कोई एक या दो डिफरेंस है वो तैयार कर ले। और सब्जेक्ट्स के नाम स्पेशली एलएलएम के जो है फाइनल ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स थे, बिजनेस लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ह्यूमन राइट में कोई सब्जेक्ट्स का नाम है, टॉट एंड क्राइम में कोई सब्जेक्ट्स के नाम थे, थोड़े उनको भी टटोल ले, एक बार देख ले सरसरी नज़र से, एक दो बता दें। ऐसा जरूरी नहीं कि 6 के 6 बताएं या 5 के 5 बताएं आप, बट एक दो का, जैसे बिजनेस लॉ में जो मेरा बिजनेस लॉ रहा हुआ है तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक सब्जेक्ट था, एक इंश्योरेंस लॉ है वो सब्जेक्ट था, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस करके है वो सब्जेक्ट था, आईपीआर भी था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बिजनेस लॉ का है वो पार्ट है। तो ये इस तरीके से आपको ह्यूमन राइट में भी जिनका रहा है तो वो 2 या 3 सब्जेक्ट के नाम जो है वो कभी कभी एक्सेप्शनली आपके एलएलबी के सब्जेक्ट भी पूछ लेंगे आपसे, यद्यपि वो मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपके आरजेएस के सिलेबस में भी है। यदि आप इनको भी देख लेंगे तो इससे भी काम हो जाएगा, बट एकदम से पूछा जाता है जिसके लिए आप रेडी नहीं हो ना, तो वो कई बार दिमाग में आता नहीं। तो इसलिए थोड़ा दिमाग में बिठा के रखना, सिविल के 3-4 सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये याद रखने हैं आपको, और क्रिमिनल के अंदर सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस वगैरह जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप वो बता सकते हैं कि ये एलएलबी के सब्जेक्ट जितने भी थे। टोटल कितने सब्जेक्ट थे ये भी पूछ लेते हैं ये लोग, पेपर कितने थे ये भी पूछ लेते हैं। पहले 3 ईयर में जो है 9 सब्जेक्ट होते थे तो 27 थे, और 5 ईयर में मुझे आइडिया नहीं 6 या कितने सब्जेक्ट है, हाँ 6 है तो 30, अब शायद 10 कर दिए 9 की जगह इस बार। पिछली बार कोई सिलेबस चेंज हुआ है ना, अभी जब से अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के हाथ में है, अभी 9 के जगह मुझे लग रहा है 10 हो गए। ये आप सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन है, नए बच्चे वगैरह या आप गूगल से है वो देख लेना कितने भी सब आपके क्या रहे थे, आप तो वो बता देना, अब नए वालों के क्या वो खुद बताएंगे आगे, है ना। तो ऐसी छोटी चीज़ भी जो है वो कई बार पूछ लेते हैं और एकदम दिमाग में आती नहीं है, तो 1-2 बार बता दोगे दोस्तों में पूछ लोगे ना तो चीज़ें एकदम आ जाएगी पूछते। फिर आपने यदि पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी का टॉपिक, इवन एलएलएम का डेजर्शन का टॉपिक भी, एलएलएम का आपका जो है डेजर्शन या लघु शोध जिस टॉपिक पे थी आपकी, उस पे भी टॉपिक क्या था, ये टॉपिक का नाम पूछ सकते हैं वो, और उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जिस्टिंग लॉज कौन कौन से ये पूछ सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह वो पूछ सकते हैं आपसे। उसके लिए भी आपको अपना डेजर्शन का टॉपिक जो है वो तैयार करके रखना है, उसको एक बार पढ़ना है, आपने क्या क्या चीज़ें लिखी थी मोटा मोटी एक वर्ड पढ़ने के, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उनको है वो आप पढ़ लें, टॉपिक का अर्थ क्या है ये देख लें आप, है ना। इस पर भी आपको रेडी रहना है। हो सकता है कि आपका पूरा इंटरव्यू पीएचडी के टॉपिक पे चल जाए, जिसका पीएचडी कर रखा है। बच्चे जनरली जिनका एलएलएम होता है किसी ब्रांच से होता है, कई बार क्या कि वो बचते हैं, ऐसा मैंने देखा है, एलएलएम शो करने से बचते हैं। तो मैं भी उनके फेवर में हूँ, क्योंकि अननेसेसरी क्या कि वो एलएलएम वाले सब्जेक्ट पे, और जो अपने सब्जेक्ट में जिसकी मास्टरी है, जिसने अपना एलएलएम का सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार कर रखा, उसको शो करना ही चाहिए, उसको तो बताना ही चाहिए। जिसकी तैयारी नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन को भी, जैसा बच्चे करते आ रहे हैं, कैंडिडेट करते आ रहे हैं, उस ऑप्शन को भी आप है वो चूज कर सकते हो। नहीं क्यों बताएं, नहीं
हाँ बताओ ही मत, LLB तक ही सीमित रहो, क्योंकि LLM आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए नहीं बताना चाहिए। और कौन सा फाइनल ईयर है आपका या प्रीवियस? फाइनल ईयर है। एग्ज़ाम होने हैं अभी या हो गए? अच्छा, यदि आपको लगे कि मैं LLM वाले सब्जेक्ट्स पे ह्यूमन लॉ में कंफर्टेबल हूँ तो आप शो कर सकते हो, फिर आपको परस्यूइंग ही बताना पड़ेगा कि मेरा चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे लोकल कस्टम एंड यूसेजेस ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो स्थानीय रूढ़ियाँ और प्रथाएं, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपको कोई कस्टम या यूसेज के बारे में पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि इस क्षेत्र की या राजस्थान की कोई 2 लोकल कस्टम्स का नाम बताइए, लोकल यूसेज का नाम बताइए, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो जो कस्टम्स यहाँ है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज की है, चाहे डोवरी की है, चाहे सती की है, और अन्यथा भी जो भी आपको है वो याद आ रही है, ये आपकी क्या कहते हैं उसको, नाता प्रथा, हाँ नाता प्रथा जो है ये है, तो ये याद रखनी है आपको। और कुछ मोताना, रुक्का, छुटकारा आदि जो है, इनके अर्थ वगैरह किन क्षेत्रों में प्रवेल है, ये इनके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ के रहना है। इनकी क्लास भी होगी, आपकी क्लास में बताएंगे भी, हरीश सर की भी क्लास होगी, एक और मनोहर सिंह कोटड़ा सर हैं RS ऑफिसर, तो उनकी भी क्लास भी होगी। इन टॉपिक्स पे आपको बताया भी जाएगा, बट आपको पढ़ के भी है वो रहना, मटेरियल भी दिया जाएगा आपको इसका। इसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान के फेयर, राजस्थान के फेस्टिवल्स, राजस्थान में डैम, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की नदियाँ, इनमें से किसी के भी बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मोटा मोटा पढ़ के रहना है आपको, मोटा मोटा जो है वो पढ़ के रहना है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, चंबल या अन्यथा जो भी आपको माही, बनास एटसेट्रा है, वो लूनी आदि याद आ रही है। बांधों के नाम बीसलपुर और इनके अलावा जिनका भी याद आ रहा है उनको आपको तैयार रखना है। लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थान के मेले, राजस्थान के उत्सव, महोत्सव आदि जो है, ये सब आपको है वो अच्छे से 2-2, 3-3, 4-4 है वो आप तैयार रखें। किन क्षेत्रों में कौन उनके अच्छे जो है वो नृत्यकार है, गायक है आदि, उनके नाम भी 1-1, 2-2 के यदि याद रह जाए तो उनको भी वो तैयार करना है आपको। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, अभी नए CJI अपॉइंट होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 100% सवाल आएगा। अपॉइंट हो जाएंगे वो 24 नवंबर को हो जाएंगे और आपका इंटरव्यू उसके बाद होगा। तो ये सवाल तो आप मान लो आपके सामने फिक्स है, भारत के वो मुख्य न्यायमूर्ति कौन है और कितने नंबर के हैं, कितने है वो नंबर के, 52nd है, 53rd है, 54 है, जो कुछ भी है वो नंबरिंग भी फैक्चुअल क्वेश्चन, मुझे तो खुद को याद नहीं रहता ये नंबर वाला काम, पर फिर भी आप उस जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा न्यूज़पेपर में आ जाएगा या वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो कितने नंबर के हैं वो भी है वो आप। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे ये भी पूछ लेते हैं, वो जो भी थे ऑनरेबल जस्टिस कानिया या जो कुछ भी उनका है वो नाम था। राजस्थान के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे ये भी है वो पूछ लेते हैं, और वर्तमान में चीफ जस्टिस है वो कौन है ये भी पूछ लेते हैं। लॉ मिनिस्टर जो है, राजस्थान के लॉ मिनिस्टर और इंडिया के लॉ मिनिस्टर ये पूछ लेते हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट ये पूछ लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये पूछ लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन है ये पूछ लेते हैं। यहाँ विधानसभा के अंदर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में चेयरमैन है वो कौन है ये पूछ लेते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन जो है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनके चेयरमैन कौन है। विमेन कमीशन जो है, स्टेट विमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन, उनके चेयरमैन कौन है। रालसा और नालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके चेयरमैन है वो एक्टिंग चेयरमैन कौन है। और पैटर्न इन, हाँ एग्जीक्यूटिव और पैटर्न इन चीफ जो है वो कौन है ये भी पूछ लेते। और जो नालसा के चेयरमैन कौन है ये भी पूछ लेते। कुछ रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अभी इन दिनों में भी इस इंटरव्यू जो है वो, ये रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है 11th को, यहाँ से लेके
और आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, इस बीच भी कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आता है, लीडिंग जजमेंट, तो वो भी पूछा जा सकता है। और पिछले 6 महीने के, पिछले 1 साल के जो रिसेंट जजमेंट है उनको भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आज ही एक देखा था जजमेंट, ये एनआई पर है, 138 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई सर्कुलर जारी किया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये है संजा बीजतारी वर्सेस किशोर एंड बारकर एंड अदर्स 2025 का है, इसमें गाइडलाइन इशू की है, तो ये मैं नोट करवा दूंगा आपको जजमेंट। और इसके अलावा भी इसी तरीके के जो है वो रिसेंट जजमेंट है, इंक्लूडिंग सत्येंद्र कुमार अंतिल केस, पुराने भी कुछ जोसेफ साइन, नवतेज सिंह जौहर आदि जो है वो वाले केसेस जो जिनमें कोई न कोई लॉ का प्रिंसिपल आदि है वो लेट डाउन हुआ है, ऐसे कुछ आपको 20, 30, 50 जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के और राजस्थान हाई कोर्ट का भी कोई लीडिंग जजमेंट हो अभी रिसेंट या पिछले 6 महीने साल भर का, वो भी तैयार करना है आपको। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट रिसेंट इश्यू है, इसके बारे में भी कुछ आपसे पूछ सकते हैं, कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल रहेंगे इसमें, जो है बीएनएस का टेररिस्ट एक्ट वाला जो प्रोविज़न है और जो ऑर्गेनाइज क्राइम वाला है वो सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे क्या, और इसके अलावा भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट टेररिस्ट से रिलेटेड वो प्रोविज़न भी लागू होंगे क्या। इंटरनेशनल जो इश्यूज है, चाहे इंडिया यूएस टैरिफ वॉर या टैरिफ इश्यूज जो है, ट्रम्प बार बार जो है वो टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं इंडिया के प्रति जो है, तो ये किस तरीके से इंडिया और यूएस की जो है या यूएसए की रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है इसके अंदर, ये आपसे वो पूछा जा सकता है। रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा सकता है, अभी यूएसए के साथ संबंधों को कनेक्ट करते हुए, और इजराइल के साथ इंडिया की रिलेशनशिप, इजराइल फिलिस्तीन जो डिस्प्यूट है, रशिया यूक्रेन जो डिस्प्यूट है, और भी पाकिस्तान अफगानिस्तान इश्यूज जो है, बांग्लादेश और इंडिया इश्यूज जो है। अभी मैं कल रात को देख रहा था, नेपाल बॉर्डर को सील करने का एक ऐसा कोई वीडियो दिख रहा था, तो वहाँ पे भी नेपाल में भी जो कुछ तख्ता पलट वगैरह हुआ है ना, कुछ अभी महीने 2 महीने में राजा का घर जला दिया था, हाँ, ऐसा खूब सारी चीज़ें है वो हुई है अभी पिछले 2-3-4 महीने में, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है, अभी जख्म जो है वो भूले ही नहीं थे, और ये पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, वो जजमेंट पूछ सकते हैं जिसमें 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है वो लगाया है, और आपकी राय में सही है गलत है ना, इस तरीके की बात भी आपसे जो है वो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें जो है ये ऑल ओवर हम 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये तो कुछ जनरल बातें थी इंटरव्यू के बारे में, ऑल ओवर हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो तैयार करनी है। कल से जो है हम किसी सब्जेक्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो मैंने पिछले 2010 से लेके जब तक मेरी समझ बढ़ी है इंटरव्यू को लेके, वहाँ से लेकर आज तक 2025 तक 15 वर्षों में जो फील किया है कि इनका मैक्सिमम जो एरिया है प्रोसीजर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है, मैक्सिमम एरिया। एक्सेप्शनल अलग है, एक्सेप्शन में वो केवल टीपी पे भी चल सकते हैं, केवल आईपीसी पे भी चल सकते हैं, और नए जो लॉज आए हैं हमारे सिलेबस में, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ वगैरह, उन पे भी जा सकते हैं। बट ये तो एटलीस्ट एरिया है जिसको आपको तैयार करना ही करना है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर है, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट है या बीएसए है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, और इनके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इनके एडिशन में आपको जो है कुछ टेक्निकल एक्ट है लाइक एसआरए, लिमिटेशन, टीपी, ये भी अच्छे से तैयार करने। इवन लैंड रेवेन्यू एक्ट आपके सिलेबस में आ गया है, उससे भी वो कुछ पूछ सकते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट से। एनआई पूरा डाल दिया आपके सिलेबस में, तो प्रिजम्पशंस वगैरह पीछे 118 वगैरह में जो दे रखी है, उनसे कुछ नोटिंग, प्रोटेस्ट वगैरह जो है उनसे कुछ है वो पूछ सकते हैं वो लोग। इसी तरीके से राजस्थान एक्साइज एक्ट आपके सिलेबस का पार्ट हो गया, एक्साइज एक्ट में भी कॉग्निजेंस का प्रोविजन है, प्रिजम्पशंस है, ऐसी कोई चीज़, कंपाउंडिंग है ना, कोर्ट से कनेक्टेड कुछ चीज़ें। अब ये नहीं पूछेंगे कि साहब 54 में ऑफेंस क्या है, 55 में ऑफेंस क्या है, 56 में ऑफेंस क्या है, पनिशमेंट क्या है उनके लिए, ये आपसे नहीं पूछेंगे। एक्साइजेबल आर्टिकल क्या है ये हो सकता है पूछ ले वो,
है ना। और बाकी कॉग्निजेंस, प्रिजम्पशन, कंपाउंडिंग, जहाँ कोर्ट की पावर से कंसर्न जो है वो वाले प्रोविज़न आपसे जो है, चाहे वो 67 है, 68 है, चाहे 70 है, कॉन्फिस्केशन है 69, अधिहरण का जो प्रावधान है, वो प्रोविजंस आपसे जो है वो पूछ सकते हैं, प्रिजम्पशन 68 में है। इसी तरीके से हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, उसमें स्कोप है पूछने का उनके पास, इंटरेस्टिंग भी है और पूछेंगे। ऑब्वियस हिंदू मैरिज एक्ट से भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई डाइवोर्स कैंडिडेट है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसे ग्राउंड ऑफ डिवोर्स पूछ सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में कोई एक या दो डिफरेंस बताओ, ये पूछ सकते हैं। वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट से पूछ सकते हैं वो। हिंदू इंटेस्टेड मेल के जो है एयर्स में कोई स्पेसिफिक पूछ सकता है कि क्या ये एयर की कैटेगरी में आता है, कौन से सेक्शन में है, ऐसा सेक्शन 15 के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। एक साथ डेथ हो गई है तो क्या प्रिजम्पशन है वो की जाएगी, क्या एयर का हिंदू होना है वो आवश्यक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ है वो सक्सेशन एक्ट। और जो 4 एक्ट है आपके सिलेबस में, एक बार आप उनको सतही तौर पर है वो देख लो, और रिसेंट जजमेंट भी इंक्लूडिंग विनीता शर्मा जजमेंट जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो वाले जजमेंट भी आप है वो तैयार कर लीजिए। मुस्लिम लॉ में भी जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो तो आपको अच्छे से तैयार करने ही करने। उनके हाथ उन टॉपिक तक बंधे हुए नहीं है इंटरव्यू में, वो उनसे हटके भी विल के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, वक्फ के बारे में पूछ सकते हैं, हिबा के बारे में पूछ सकते हैं, और भी कोई हक शुफा आदि जो आपके सिलेबस में नहीं उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मुस्लिम लॉ वर्ड याद आते ही उनका किसी भी तरफ दिमाग जा सकता है, तो वो केवल उन 5 टॉपिक तक कन्फाइन या लिमिट नहीं है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो भी आपको है वो अच्छे से देखने। इसके अलावा ये जो प्रोबेशन है, जुनाइड जस्टिस है, पोक्सो एक्ट है, डीवी है, इनसे भी प्रश्न जो है किसी से या वो पूछे जा सकते हैं, किसी चाहे वो मेल कैंडिडेट है फीमेल है, उससे जो है डीवी एक्ट में क्या क्या रिलीफ है वो दे रखे हैं, रिलीफ की नेचर क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है आदि जो है, ऑफेंसेस क्या दे रखे हैं, कौन सा कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है उसमें, एग्रीव्ड पर्सन का मीनिंग क्या है, रेस्पोंडेंट का मीनिंग क्या है, ऐसी कुछ चीज़ें जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है ये कौन प्रिपेयर करता है, इस तरीके की कुछ बातें डीवी एक्ट से भी आपसे, प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन सी धारा में दिया गया है आदि, संरक्षण आदेश जो है, इंटरिम ऑर्डर या एक्सपार्टे ऑर्डर जो है ये किस प्रोविजन में दिए जा सकते हैं, तो इस तरीके की क्वेश्चन डीवी एक्ट से भी। JJ एक्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ एज, आयु का अवधान, ये पहला प्रश्न बनता है इंटरव्यू में और मेंस में भी। उनका सबसे पहला ध्यान JJ एक्ट में यदि जाएगा तो डिटर्मिनेशन ऑफ एज पे जाएगा, सेक्शन 94 पे। इसके अलावा जो है अपील रिवीजन वाले जो प्रोविज़न है 100, 101 वगैरह, वो भी पूछ सकते हैं। डेफिनेशन में से भी कुछ पूछा जा सकता है, JJ बोर्ड के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। एडॉप्शन वाले जो प्रोविजंस है उसमें DM को जो पावर दी गई उनमें कुछ पूछ सकते हैं। एडॉप्शन का इफेक्ट क्या होता है ये पूछ सकते हैं। चाइल्ड के अगेंस्ट जो चैप्टर 9 में ऑफेंस दे रखे हैं, कोई स्पेसिफिक कॉर्पोरल पनिशमेंट या कॉर्पोरल पनिशमेंट है ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट या अदरवाइज कोई चीज़ जो है वो पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक कोई ऑफेंस पूछ सकते हैं, क्या ऐसा है, क्या आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना किसी चाइल्ड की ये ऑफेंस है क्या, या कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है क्या उस एक्ट में, ऐसा पूछ सकते हैं। प्रोबेशन एक्ट किस थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस दंड के सिद्धांत पर आधारित है, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट या एक्सपायटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिस पर भी बेस्ड है वो आपको अच्छे से वो याद रखना है। तो रिफॉर्मेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे, और सोलेटरी कन्फाइनमेंट के जो प्रोविज़न है वो एक्सपायटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पर है वो बेस्ड है। तो इस तरीके की कोई चीज़ है वो पूछी जा सकती है। सेक्शन 4 पूछा जा सकता है प्रोबेशन, कोई स्पेसिफिक चीज़ 4 की, 6 पूछा जा सकता है। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। 12 जो है सेक्शन 12 डिस्क्वालिफिकेशन का रिमूव करना, ये पूछ सकते हैं। JJ एक्ट का 24 है वो पूछ सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करना। चाइल्ड रन अवे या भाग जाता है ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम वगैरह में, क्या एक्शन, क्या चाइल्ड के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है फॉर एस्केपिंग फ्रॉम लॉफुल कस्टडी आदि जो है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके सामने है वो आ सकते हैं, इन कंसर्न है वो लॉज के अंदर। पिछली बार का जो इंटरव्यू था 2024 का है ना, कई कैंडिडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन में है जिन्होंने इंटरव्यू भी फेस कर रखा है।
कुछ प्रश्न मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में और भी हम इस कंटिन्यूस में करेंगे। जैसे एक कैंडिडेट से पूछा है व्हाट इज ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये किसी एक कैंडिडेट से पूछा। कहीं डायरेक्ट में लिखा हुआ नहीं है, बट लेटेस्ट ट्रेंड है ये, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई मर्केंटाइल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह का एक्सपर्ट होगा तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछ लेगा। मीनिंग वैसे देखें ई कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू द ईमेल और ऑनलाइन मोड इज नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट। किसी से एक पूछा कि नेम ऑफ द डैम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किसी बांध का नाम बताइए, डैम का नाम, बीसलपुर और अन्यथा जो भी बांध आपको याद हो आप बता सकते हो। डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के बीच में डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन बेंच एंड सिंगल बेंच। किसी एक स्टूडेंट से ये भी पूछा गया था। सिंगल बेंच कंसिस्ट फ्रॉम अ सिंगल और वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड डिवीजन बेंच शैल कंसिस्ट फ्रॉम द टू और मोर जजेस। है वो एकल जो है वो पीठ जो है वो एक न्यायाधीश से गठित होती है और डिवीजन जो पीठ है ये दो या अधिक न्यायाधीशों से गठित होती है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ क्या है, किसी से ये प्रश्न भी है वो पूछा गया। द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट फ्रॉम एटलीस्ट 5 जजेस, एटलीस्ट 5 जजेस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सर्वोच्च न्यायालय की कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो पीठ है वो क्या कहलाती है, वो संवैधानिक पीठ है वो कहलाती है। नेम ऑफ द 3 फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के 3 स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके नाम बताइए। केसरी सिंह बारट बता सकते हो आप, अर्जुन लाल सेठी बता सकते हो आप, विजय सिंह पथिक बता सकते हो, और भी आपको कोई नाम, जवाहर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, और भी कोई नाम याद आ रहे हैं, सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास आदि, ये भी आप है वो बता सकते हैं। एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, किसी से ये भी पूछा गया। 342 239 है ना, 342 239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जो है वो राजस्थान का एरिया या क्षेत्रफल। फैक्चुअल प्रश्न है, बट यदि आपका तैयार है तो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसेंट टॉपिक है, एआई, कई बच्चों से पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसका मीनिंग पूछा गया, कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और रोबोट टू परफॉर्म द टास्क टिपिकली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बीइंग, जो मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य उनको कंप्यूटर है वो प्रणाली के माध्यम से या रोबोट के माध्यम से है वो किया जाए, तो ये क्या, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत सारे कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्ट में भी यूज है, बट एक इनसे हटके मैं आपको एक एग्जांपल है वो दे रहा हूँ। जैसे ऑटोमेटिक कार है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वैसे कार को कंट्रोल करने का कार्य किसका है, ह्यूमन बीइंग का, और उस कार्य को उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम से क्या कर दिया है, उसको है वो एआई के माध्यम से कंट्रोल ऑटोमेटिक बना दिया है। तो ये एआई का यूज है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पैसे गिन के देना ये कैशियर का और बैंक के एम्प्लॉयज़ का काम है। एटीएम मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या है ये भी है वो एआई है। तो ऐसे बहुत सारे यूज जो है। मीनिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वाद कारण जो है ये इसका क्या मतलब है, ये भी किसी से पूछा गया। कॉज ऑफ एक्शन, बंडल ऑफ द फैक्ट्स विच गिव राइज टू राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट, वाद संस्थित करने का आधार प्रदान करने वाले तथ्यों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, कॉज ऑफ एक्शन कहलाता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, डिफरेंस बिटवीन द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड में इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, ये भी किसी एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया। महोत्सव ऑफ राजस्थान, राजस्थान के महोत्सव बताइए, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, इसी तरीके के और भी गणगौर आदि जो है ये भी महोत्सव की श्रेणी में आ सकते हैं। पर बेसिकली मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव ये वो राइट आंसर है इसका। लोकल आर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थानीय जो कला है इसके बारे में बताइए। बांधनी एंड लहरिया ये हो सकती है, अजरक हो सकती है, मीनाकारी ज्वेलरी ये हो सकती है, और ब्लू पोट्री कौन सी है, ब्लैक पोट्री एट्सेट्रा
ये भी है वो हो सकती है। अरावली हिल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये किन जिलों में है, ऐसा है वो पूछा गया। यदि आपको थोड़ा हल्का सा आइडिया हो तो ये सिरोही के आसपास से निकलती है, तो सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, सीकर, इधर झुंझुनू आदि होते हुए दिल्ली के रायसीन हिल तक जो है वो जाती है ना। तो ये सिरोही है, पाली है, ब्यावर है, अजमेर है, सीकर है, ये वाले जिले आप इनमें से 2 या 3 कोई बता दो जो भी आपको याद रहे। लाइन इसकी यही है जो मैंने आपको बताई है। डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं इनके नाम बताइए। तो इसमें आप जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी, ये वाले सारे जिले, इवन चूरू, हाँ चूरू भी इंक्लूड है डेजर्ट जिला के अंदर। तो नागौर का कुछ पोर्शन भी आ सकता है इसके अंदर जो है, जालोर का कुछ पोर्शन भी है वो आ सकता है। ये सभी जिले क्या मरुस्थलीय, जोधपुर, बीकानेर काफ़ी है। जो आपको याद रह जाए जितने मैंने बताए इनमें से, ये डेजर्ट सारे याद नहीं करने, 16 के 16 याद नहीं करने। कितने डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट? 16 थे, अब नए बनने से हो सकता है 1-2 बढ़ोतरी हो गई, तो वो 15 और 16 याद करने की जरूरत नहीं, कोई 2 या 3 कर लो। और दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि ये पश्चिम का जो क्षेत्र है ये क्या है, ये डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, नमक कहाँ बनता है? हो सकता है कोई इधर सांबर के आसपास का रहने वाला हो, या ऐसे भी इन जनरल भी पूछा जा चुका हो। तो सांबर तो सबसे बड़ी नमक की झील है। इसके अलावा पचपदरा है, पोखरण भी है, पाप भी है, लून करणसर भी है। तो ये राजस्थान की कुछ जगह जहाँ क्या है नमक है वो बनता है। एक से पीएचडी का टॉपिक पूछा था और टॉपिक से आगे भी क्वेश्चन थे। मेजर ग्राउंड्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है किन बातों को लेके मुख्य अंतर है? तो वैसे तो अंतर खूब सारे निकल सकते हैं, बट जो मुझे जो 2 नज़र आए कि जो हाउस ऑफ पीपल है लोकसभा, ये डायरेक्ट इलेक्शन है इनके मेंबर्स का, प्रत्यक्ष चुनाव है, और काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर है इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव। एक तो ये अंतर है बड़ा। और दूसरा जो अंतर है कि हाउस ऑफ पीपल है ये टेम्परेरी हाउस है। क्या है ये? टेम्परेरी, ये अस्थायी सदन है, कभी भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। जबकि जो ये काउंसिल ऑफ स्टेट है ये परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये 2 बेसिक डिफरेंस आप जो है हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट के बीच में बता सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट एंड विल, दान और वसीयत के बीच में अंतर। गिफ्ट इमीडिएट इफेक्टिव होता है, तुरंत प्रभावी होता है, और विल जो है टेस्टेटर की डेथ के बाद, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होती है। एक तो ये डिफरेंस है। जनरली गिफ्ट कैन नॉट बी रिवॉक्ड बट विल कैन बी रिवॉक्ड बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। वसीयत जो है वो प्रतिसरणीय है, वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले कभी भी प्रतिसरण किया जा सकता है, और दान का सामान्यतः प्रतिसरण नहीं होता। एक्सेप्शन अलग है 126 ऑफ टीपीए में, बट जनरल रूल क्या है? इररिवोकेबल है, अप्रतिसरणीय। तो इस तरीके के ये कुछ क्वेश्चंस थे। खूब सारी चीज़ें वो तो आगे कवर हो जाएगी, वो तो कॉमन क्वेश्चन थे। ये कुछ नए थे जो पहले से हमने नोट कर रखे थे, उसके एडिशन में थे। और था मैरिटल रैप भी था, कुछ में से मैंने इसमें से भी छोड़ दिए हैं, नहीं बताए। बट ये इस तरीके के कुछ जो है वो रिसेंट जो टॉपिक थे या इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनसे भी प्रश्न जो है वो पूछे थे। और ये वाला जो मटेरियल है ये आपको मैं इसका प्रिंट आउट वगैरह भी है वो दिलवा दूंगा, और ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा ये वाला मटेरियल स्टडी मटेरियल में, और उनको एप्लीकेशन पे जोड़ दूंगा। अभी सेकंड क्लास आपकी जो है मेरे जस्ट बाद हरीश सर की है, वो आपको राजस्थान जीके के बारे में बताएंगे। जीके में आपको बहुत ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट में डूबना नहीं है ना, जैसा पहले होता था। ऑल ओवर राजस्थान के बारे में मोटी मोटी चीज़ें तैयार करनी है। आप भले ही रहने वाले जैसलमेर के हो, आपको महाराणा प्रताप के बारे में पता होना चाहिए, आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको बीसलपुर डैम के बारे में पता होना चाहिए, आपको चंबल नदी के बारे में पता होना चाहिए, आपको गंग नहर या इंदिरा गांधी नहर के बारे में पता होना चाहिए। और भी कोई इधर भरतपुर वगैरह में भी कोई है वो फेमस चीज़ है, चाहे डीग के महल है या अन्यथा कौन सा वो युद्ध हुआ था बयाना का, या बयाना या कौन सा खानवा का जो
खानवा का जो है वो युद्ध था, वो भरतपुर से यदि उसकी कहीं सीमा टच होती है तो उन सब के बारे में। इसके अलावा भी ये अभ्यारण्य सेंचुरीज वगैरह जो है जहाँ पे भी बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ है, उसकी बेंच कहाँ है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है, एजुकेशन का कमिश्नरेट जो है वो कहाँ है, बीकानेर में या अन्यथा, एक्साइज का कमिश्नरेट उदयपुर में है या कहाँ है, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में है या अन्यथा है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो पूरे राजस्थान के बारे में ऑल ओवर पता होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों से आपको हरीश सर गो थ्रू भी करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपका मटेरियल डलवा देंगे आपको एप्लीकेशन में, और जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको प्रिंट भी है वो दिला देंगे। तो आप एक बार उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी ज़िले की निकाल लेना। बट बहुत ज़्यादा हम हर डिस्ट्रिक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जैसा हमने पिछली बार किया था वैसा इस बार नहीं करेंगे। वो आपको थोड़ा सेल्फ प्रिपेयर होना है। पिछली बार जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे थे उस तरीके से हम आप लोगों का जीके वो तैयार कर लेंगे। बट सेल्फ आपको डिस्ट्रिक्ट का भी पढ़ के रहना है कि एक्सेप्शनली आपके डिस्ट्रिक्ट से पूछ ले तो आप रेडी होने चाहिए।